Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily Analysis and Explanation Series. आज है 27 अक्टूबर एंड डे है वेडनेसडे। तो आज थोड़ी डिले हो गई क्योंकि 7 ओ क्लॉक के आसपास जो है पेपर नहीं मिल रहा था एंड 8 ओ क्लॉक के आसपास मुझे किसी मेंबर ने ही शेयर किया टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पेपर। तो उसके बाद जो मैंने स्टडी किया पेपर और आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। एंड दूसरी बात कि कल इसी चैनल के ऊपर एक नायका IPO का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस आया था। तो अगर आपको मेरी किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस देखना है तो आप उसे देख सकते हैं। मैंने इससे डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी कंपनी का उसके अंदर नहीं किया अभी तक सेशंस के अंदर, तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। इसी चैनल के ऊपर वो अपलोडेड है कल से। तो अगर हम स्टार्ट करें फर्स्ट न्यूज़ से, मैं एक बार नोट कर रहा हूँ। सेंटर कंसल्ट्स RBI फॉर लिबरल PSP सेल लॉन्च। हुआ क्या बेसिकली कि आपको पता ही कि PSP क्या होता है। PSP मतलब होता है पब्लिक सेक्टर बैंक। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स आते हैं जिनको वो डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है डिस्क के अंदर, यानी कि इनको सेल करना चाहती है प्राइवेट सेक्टर को ना। होता क्या है कि जहाँ पे भी बैंक इन्वॉल्व होता है तो वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। एक तो सबसे बात डायरेक्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है और डायरेक्ट कॉमन पीपल का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये दोनों चीज़ों का एक तरह से कॉम्बिनेशन जो है वो खतरनाक है, क्योंकि कॉमन पीपल मतलब हुआ कि मेजोरिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं और बहुत ज़्यादा लोगों के पास अगर थोड़ा कम भी पैसा होगा पर पर्सन तो वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा मनी हो जाएगी। तो बैंक्स बहुत ज़्यादा मनी से डील करते हैं डेली बेसिस पे, तो उनके वर्किंग होने पर ही बहुत सारे रूल्स होते हैं। मैं अगर आपको कुछ एग्जांपल्स दूँ तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है मेन 1949 का, वो इसके ऊपर लागू होता है। RBI के कुछ रूल्स है, NABARD के कुछ रूल्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कुछ रूल्स हैं। और मतलब तरह तरह की नोटिफिकेशंस निकालता रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट और RBI, जिनके मतलब उससे वो मेंटेन होता है, एक तरह से गवर्न होता है। तो बैंक्स के ऊपर वर्किंग बैंक्स के ऊपर भी इतनी सारी रेगुलेशंस होती हैं, तो सेल होने के ऊपर तो और भी ज़्यादा होती है कि बैंक्स को आप सेल कर रहे हो प्राइवेट सेक्टर को, या कोई प्राइवेट सेक्टर का बैंक एक दूसरे प्राइवेट सेक्टर कंपनी को, प्राइवेट ग्रुप को सेल कर रहा है, तो उसके ऊपर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि RBI से बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट कि जो हम PSB सेल करना चाह रहे हैं उसके ऊपर हमें कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड करो, क्योंकि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिडर्स आ सके। मतलब अभी क्या है कि बहुत सारी कंपनीज़ को इन्होंने डिस्क्वालीफाई टाइप कर दिया है कि आप जो है नई बिडिंग कर सकते हैं, आप ये क्राइटेरिया आपने फुलफिल नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया। तो यहाँ पे जो है सेंटर वाले मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट वाले बोल रहे हैं RBI को कि आपके जो क्राइटेरिया इनको थोड़ा कम करो, ताकि और ज़्यादा अच्छे बिडर्स आ सकें मार्केट के अंदर, बिडिंग कर सकें और हमारा जो मतलब सेल है एक तरह से वो अच्छे प्राइस पर हो सके। तो इस तरह से ना यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊँ तो एक स्पेशल फ्रेमवर्क की डिमांड की गई है। स्पेशल फ्रेमवर्क का मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ जो मैंने आपको बताया क्राइटेरियाज की हटाने की बात की गई है, ताकि और कॉरपोरेट ओन्ड शैडो बैंक्स, मतलब कि जैसे जो NBFC होते हैं, बड़े बड़े NBFC होते हैं, तो वो इसके अंदर आ सके। वो सब हो गया। और सेकेंड जो उन्होंने पॉइंट रखा है ग्लोबल SWF मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सोवरेन वेल्थ फंड। मैंने आपको पहले बताया कि जैसे कोई कंट्री है वो थोड़ी पावरफुल है, उसके पास फंड्स काफ़ी अच्छे पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उसको लोन लेना पड़ रहा है बाहर से, उसके अपने फंड्स जो उसके टैक्सेस से कलेक्ट होते हैं या अदर रेवेन्यू स्ट्रीम से कलेक्ट होते हैं, वो बड़े ज़्यादा हैं काफ़ी, जो उसको एक्सपेंडिचर करना पड़ता है गवर्नमेंट के अपनी कंट्री के ऊपर। तो वो क्या करेगी, उस फंड्स को एलोकेट करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो एक फ़ंड सेटअप कर देती है, सोवरेन वेल्थ फंड, जनरली उस अपनी कंट्री के नाम से। तो अमेरिका है तो अमेरिका का वेल्थ फंड हो गया, इस तरह से। नो, ऐसे जो वेल्थ फंड हैं वो जनरली इन्वेस्टमेंट तो करेंगी, बट वो इन्वेस्टमेंट एक कंट्री के उसके अंदर ही करते हैं। जैसे सोवरेन वेल्थ फंड है मान लिया अमेरिका का, तो वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, यानी कि इंडिया की गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के ऊपर या गवर्नमेंट को डायरेक्टली लोन की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इस तरह से दे सकता है। तो मतलब कर तो कहीं भी सकते हैं, बट जनरली इस तरह से करते हैं। तो ये जो है दोनों चीज़ें, कॉरपोरेट जो बड़े बड़े बैंक्स हैं और सोवरेन वेल्थ फंड है, ये आ सकेंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट वालों का एक तरह से पॉइंट है कि हम क्यों कह रहे हैं कि आप अपनी जो नॉर्म्स हैं उनको कम कर लो। तो लिबरल नॉर्म्स को लिबरल करने का मीनिंग ये होता है, लिबरल करने का मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ को फ्री कर रहे हैं थोड़ा, तो कम करना नॉर्म्स से फ्री हो जाएगा ना। यहाँ पे ये हो गया दैट आर ओन NBFC दैट आर ओन बाय कॉर्पोरेट हाउसेस दे कुड पार्टिसिपेट इन दिस। ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एक जो रूल है वो इन्होंने खुद से बोलने की कोशिश की है कि आप ऐसे RBI मतलब जो NBFC हैं उनको मना कर दो जिनका 60% से कम रेवेन्यू आपके नॉन बैंकिंग सर्विसेज से आ रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली 3 बैंक्स का इन्होंने नाम लिया है जिनको ये एक्सक्लूड करना चाहते हैं इस क्राइटेरिया से। आपके टाटा कैपिटल, L&T फाइनेंस एंड आदित्य बिरला ग्रुप बीइंग लेफ्ट आउट, ये जो है पार्टिसिपेट बिडिंग के अंदर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से बेसिकली आपका ये पूरा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। नाउ नोट कर लेता हूँ। रिलायंस ACRE सबमिट्स EOI फॉर सेंटेक्स इंडस्ट्रीज। ये थोड़ा सा स्ट्रेच्ड सी न्यूज़ है, तो मैं एक बार थोड़ा जूम करके ये बताता हूँ।
ना हुआ क्या है, रिलायंस और ACRE का एक जॉइंट वेंचर आप बोल सकते हैं, पार्टनरशिप बोल सकते हैं। ACRE के अंदर, ACRE की फुल फॉर्म है एक असेट्स केयर रिस्ट्रक्शन एंटरप्राइज, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये मतलब बेसिकली कंपनी है। तो ये इन दोनों ने जो है EOI सबमिट किया है। EOI मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या होता है, अगर आप किसी कंपनी को ख़रीदना चाहते हैं तो ये सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट कंपनीज आपस में शेयर करती है, जो खरीदने वाली कंपनी है वो बेचने वाली कंपनी को देती है कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, हम ये खरीदना चाहते हैं ना। इन दोनों ने मिल के जो है एक EOI सबमिट किया है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो शायद आपको नॉइज़ भी आ रही होगी, बट अब सही होगा। एंड ये जो है बेसिकली इन दोनों ने सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ के लिए एक EOI सबमिट किया। ये दोनों मिलकर खरीदना चाह रहे हैं बेसिकली। और सेकेंड इंस्टेंस ऑफ RIL आइंग अ कंपनी अंडर CIRP, बहुत बेसिक सी बात है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने CIRP मतलब जो फाइल करी है। CIRP क्या होता है बेसिकली, कॉर्पोरेट अंडर इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन प्रोसेस, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बीच में एक अंडर और ऐड कर लेना, एंड कॉर्पोरेट अंडर इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन प्रोसेस। बेसिकली एक ऐसी कंपनी जो बैंकरप्सी के अंदर जा चुकी है, ऐसी मतलब सिंटेक्स बैंकरप्सी के अंदर जा चुकी है। तो ये सेकंड इंस्टेंस है जब रिलायंस वाले दो मतलब दूसरी ऐसी कंपनी है जिसको खरीदना चाह रहे हैं जो पहले ही बैंकरप्सी के अंदर चली गई है। तो इस तरह से होगी। अब बाकी जो है इन्होंने काफ़ी सारे और EOIs को भी सबमिट किया है, उसकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। द अदर EOI एप्लीकेशंस इंक्लूड इडलवाइज, अल्टरनेटिव असेसमेंट, ये वगैरह वगैरह, ये इन लोगों ने भी सिंटेक्स के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो 16 ये टोटल हैं जिन्होंने मिल के अप्लाई किया हुआ है। और इन दोनों ने भी इसीलिए ही जॉइंट वेंचर बना के अप्लाई किया है ताकि वो मतलब उनकी बिडिंग का अमाउंट बढ़ जाए और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए कि उनको ये जो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का पूरा मिल जाए ना। थर्ड न्यूज़ पे चलते हैं। SC अलाउज जी प्ली ग्रांट्स इंजेक्शन ऑन इन्वेस्को EGM कॉल। बहुत बेसिक सी बात है, इसके अंदर हुआ क्या है कि मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। पहले बैकग्राउंड में आपको नीचे इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं। अक्टूबर 1 को क्या हुआ था, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। अक्टूबर 1 को क्या हुआ था कि जी ने अप्रोच किया था हाई कोर्ट को। उन्होंने बोला ये था कि हमारी जो EGM, ये मतलब उससे पहले भी एक बात हुई थी, मैं आपको बताता हूँ। इन्वेस्को क्या है, इन्वेस्को एक जी के अंदर इन्वेस्टर है, बहुत ही मेजर लार्जेस्ट इन्वेस्टर है जी के अंदर। जी आपको पता होगा। इन्वेस्को ने बोला था कि एक EGM को कंडक्ट कराओ, उसके अंदर मेन बात ये होगी कि आपका जो MD और CEO हैं, पुनीत गोयनका इनका नाम है, MD और CEO का, उनको हम हटवाएंगे। मतलब शेयर होल्डर्स है, बाकी शेयर होल्डर्स, उनसे बात करेंगे और अपने अपने हम पॉइंट्स रखेंगे ताकि हमें हमें लगता है कि इनको हटाना चाहिए, तो हम वो काम करेंगे। बट उसके उसके बाद क्या हुआ कि अक्टूबर 1 को जो है जी ने हाई कोर्ट में अप्रूवल ये डाला कि मतलब केस ये डाला कि ये जो है जो नोटिस है इनका EGM से रिलेटेड, ये इलीगल है जो इन्वेस्को का है, जो उनके मेजर इन्वेस्टर हैं। तो यहाँ पे जो है कोर्ट ने इनको अब जाके हाँ बोला है एक तरह से। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, समझ में आएगा। HC अलाउज जी प्ली, यानी कि अलाउ कर दिया है जी की जो प्ली थी। प्ली मतलब होता है केस, एक तरह से जो उनकी रिक्वेस्ट थी उनको अलाउ कर दिया। ग्रांट्स इंजंक्शन ऑन इन्वेस्को EGM कॉल, ऑर्डर इंजंक्शन का मतलब होता है ऑर्डर। तो इन्होंने ऑर्डर ग्रांट कर दिया है इन्वेस्को EGM कॉल पे, मतलब EGM कॉल ना होने के लिए ऑर्डर ग्रांट कर दिया है यहाँ पे, मतलब इस सेंस में। पॉइंट्स टू फंडामेंटल फ्लॉ इन द प्लान ऑफ जीज लार्जेस्ट शेयर होल्डर, वो ये कि आपका ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आपको दिखेगा नीचे भी कि इन्वेस्को यहाँ पे, बट द मैनर इन विच दे गो अबाउट डूइंग इट मस्ट बी लीगली कंप्लायंट। मतलब कि ठीक है, ये वो उनका जो ये पहले ही करना चाह रहे हैं वो ऐसा नहीं कि लॉ के बिल्कुल खिलाफ है, यानी कि जी वालों का भी ये थोड़ा सा गलत है बात कि इलीगल है, इलीगल नहीं है, बट द वे दे आर डूइंग इट इज़ मस्ट बी लीगली कंप्लायंट, ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर जो जज है। जस्टिस GS पटेल ने बोली है ये बात, जो कि 44 पेज का उन्होंने ऑर्डर दिया है। खैर उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड इन्होंने जो है यहाँ पे फंडामेंटल फ्लॉ को बोला है कि ये फंडामेंटल फ्लॉ है कि आप जो है जिस वे से करना चाह रहे हैं वो गलत है यहाँ पर। तो ये बेसिकली हो गया। आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, एक बार इसको पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा अगर आपको बैकग्राउंड पहले नहीं पता था। नाउ स्टार्ट करते हैं सिटी बैंक वाली न्यूज़ से। सिटी बैंक सिटी कंज्यूमर बिजनेस 3 बैंक्स सबमिट बिड। बहुत बेसिक सी बात है, हमने पहले कवर किया था। मैं आपको दिखा नहीं सकता न्यूज़पेपर क्योंकि उस टाइम का मैंने नोट नहीं किया हुआ कि कौन से पेपर कहना था। खैर हमने ये देखा था, सिटी बैंक जो है काफ़ी मेजर बैंक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट 5 के अंदर तो ये आ ही जाता है। तो इसके अंदर इनका जो कस्टमर बिजनेस सेगमेंट है, अच्छा कस्टमर या कमर्शियल बैंकिंग क्या होती है आप समझ लें पहले। कमर्शियल बैंकिंग के अंदर क्या होता है कि जैसे आप हैं, अगर आप बैंक के अंदर जाते हैं तो जो एग्जीक्यूटिव्स आपसे बात करते हैं, बैंक मतलब आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपकी पासबुक अपडेट करते हैं, आपका जो आपकी
मतलब आप पैसे जमा कराते तो वो डिपॉजिट करते हैं, और विड्रॉ कराने हो तो विड्रॉ करते हैं, और बहुत सारी और सर्विसेज जो होती हैं, डिमांड डिपॉजिट ये वो। तो वो सब जो चीज़ें हैं उनमें जो डील करते हैं वो कमर्शियल बैंकर्स होते हैं। तो आपको जो बैंक का मैनेजर होता है वो दरअसल कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर के अंदर होता है, क्योंकि वो उस जो बैंक का मैनेजमेंट है या जो पब्लिक से बातचीत हो रही है, पब्लिक से जो भी काम हो रहा है उसमें डील करता है। तो बैंक का मैनेजर या बैंक की कोई बड़ी ब्रांच है, उसका कोई HOD वगैरह, मतलब कोई ऐसा हेड है, तो वो भी कमर्शियल बैंकिंग के सेगमेंट के अंदर आएगा। तो ये जो पूरा कंज्यूमर बैंकिंग है, कमर्शियल बैंकिंग है, तो इसका जो पूरा बिजनेस का सेगमेंट है सिटी बैंक वालों का, तो वो सेल करना चाह रहे हैं। कोटक एक्सिस इंडस इंड बैंक ने इसके लिए बिड लगाई है। बस ये है पूरी न्यूज़। सिटी कंज्यूमर बिजनेस को BIZ मतलब बिजनेस, ये ज़्यादा फैंसी करके लिखा हुआ है, बट सिटी कंज्यूमर का जो भी बिजनेस है कंज्यूमर बैंकिंग का, उनको वो सेल करना चाहते हैं। इसके लिए 3 बैंक्स जो मैंने को बताया, कोटक एक्सिस इंडस इंड, इंडस लैंड नहीं बोलना है, इंडस इंड IND, इंडस इंड, 3 बैंक्स ने जो है सबमिट कर दिए बिड की, क्योंकि वो सेल हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, कोटक एक्सिस इंडस इंड मेकिंग बाइंडिंग ऑफर्स फॉर इंडिया बिजनेस ऑन फ्राइडे, सेल पार्ट ऑफ ग्लोबल रीजिक। यानी रीजिक का मतलब होता है किसी चीज़ का रीशफल होना, अरेंजमेंट होना, वापस से रीअरेंजमेंट होना, वो रीजिक होता है। तो ग्लोबल रीअरेंजमेंट हो रहा है सिटी बैंक का पूरे का, तो इस वजह से जो है यहाँ पर ये सेल हो रही है चीज़। तो ये हो गया। ऑफर्स वर सबमिटेड ऑन फ्राइडे, सिटी इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट बायलेटरल नेगोशिएशंस एंड अनाउंस ऑफ नॉर्मल फॉर्मल विनर इन द नेक्स्ट 1 to 2 months। वो ये कि अब नेगोशिएशंस होंगी और एक फाइनल विनर अनाउंस कर दिया जाएगा, जिसपे ये पूरा सेगमेंट चले जाएगा। तो यहाँ पे ये सब बातें लिखी हैं ना। यहाँ पे आपका एक और पॉइंट लिखा है इन्होंने, 2.9 मिलियन अप्रॉक्स रिटेल कस्टमर्स, 1.2 मिलियन बैंक नोट्स। ये कुछ डेटा है कि कितने कितने रिटेल कस्टमर्स इनके ऊपर हैं, तो और कितने बैंक अकाउंट हैं उनके, और कितने क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं उसके। वो सिटी बैंक के लिए काफ़ी एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है यहाँ पर। तो हमने जो है छोटी सी बात यहाँ पर देख ली है ना। हमने पूरा जो फर्स्ट पेज कवर कर लिया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई PDF चाहिए तो आज बड़ी मुश्किल से मिली PDF, तो हमने उसके ऊपर सेंड कर दिया मैंने। सो हम स्टार्ट करते हैं ED मार्केट्स वाले सेक्शन के ऊपर। मैं एक बार नोट कर लेता हूँ वापस से ना। सबसे पहली न्यूज़ आपको पता ही चली होगी वैसे तो, कल मतलब पूरे दिन के अंदर, टेस्ला जॉइन्स द ट्रिलियन क्लब। आपको पता ही चल गया होगा, टेस्ला ने जो $1 ट्रिलियन क्लब की वैल्यूएशन अचीव कर लिए, 1030 बिलियन के आसपास उनकी वैल्यूएशन पहुंच गई है। और 11 ईयर्स हुए उनको इंकॉर्पोरेट हुए हुए, यानी कि अच्छी उनकी ग्रोथ है बहुत ज़्यादा। और मतलब अच्छी तो है ही, सबसे बेस्ट के अंदर आ गया। तो जून 2020 के अंदर इन्होंने इंकॉर्पोरेट हुए थे, मतलब लिस्टेड हुए थे मतलब, और अभी इनकी वैल्यूएशन 1030 बिलियन के आसपास पहुंच गई है। तो ये एक इन्होंने टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट की कौन सी ग्लोबल कंपनीज की वैल्यूएशन कितनी ज़्यादा है। एप्पल सबसे ऊपर आता है, आपको माइक्रोसॉफ्ट, सऊदी अरामको, और इसमें जो हैशटैग लगा हुआ है कि कितना टाइम इनको लगा मतलब 1 ट्रिलियन पे पहुंचने के लिए, तो वो यहाँ पे हैशटैग लगा हुआ है। इसका मतलब आपको नीचे दिखेगा लिस्टेड अबव 1 ट्रिलियन की। सऊदी अरामको तो लिस्ट ही 1 ट्रिलियन के ऊपर हुआ था, तो उसको अगर हम एक्सेप्शन को छोड़ दें तो आपकी मेजर कंपनी जो है अमेरिका की हैं, जो आपकी 1 ट्रिलियन का मार्क क्रॉस कर चुकी है। और बिलियनर्स की, टॉप बिलियनर्स की आपको यहाँ पे एक डेटा दिखेगा, इलॉन मस्क उसमें नंबर 1 पर आ गए हैं। और टॉप ऑटो कंपनीज के अंदर भी टेस्ला सबसे ऊपर चल रहा है। और टेस्ला सबसे ऊपर चल रहा है, इसका मतलब ये है कि बाकी सारों को मिला देंगे, बाकी 4 5 6 को भी मिला देंगे, तब भी हम टेस्ला के आसपास नहीं पहुंच पाएंगे। इतना मतलब वैल्यूएशन के बेसिस पे, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे। हालांकि कई लोग वही बोल रहे हैं कि अभी वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है कंपनी। और मतलब क्या होता है वैल्यूएशन के अंदर, एक जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होता है ग्रोथ रेट। मैं वैल्यूएशन ऑफ किस बेसिस पे निकालते हैं कि कैश फ्लो जो चल रहा है कंपनी का, वो कितने टाइम तक चलेगा। पहली बात तो ये टाइम फैक्टर। दूसरा फैक्टर कि थोड़े थोड़े अमाउंट से ग्रो भी करना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन तो चल ही रहा है। तो जितने अमाउंट से ग्रो करेगा, वो एक वैल्यूएशन जो कर रहा है उसका खुद का डिस्क्रिशन होता है, उसके भी बहुत सारे वो होते हैं, रूल्स होते हैं और मेथड होते हैं कि कैसे निकालते हैं ग्रोथ रेट। बट अगर हम टेक्निकली ना देखें तो ग्रोथ रेट सबका अलग अलग हो सकता है। तो ग्रोथ रेट ऐसी कंपनी का जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता ज़्यादा, क्योंकि मान लेते हैं इंडिया के अंदर बिजनेस थोड़े टाइम बाद फेल हो गया, या इंडिया के अंदर बहुत अच्छा चल गया, तो दोनों केसेस में ग्रोथ रेट में बहुत एक तरह से अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो वो ग्रोथ रेट हम कैसे यहाँ पे अज्यूम करेंगे, सिंगल ग्रोथ रेट, तो वो एक डिस्क्रिशनरी बात हो जाती है। खैर हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ये जानना है कि $1 ट्रिलियन क्लब के अंदर ये सारी कंपनीज है, और कब ये लिस्टेड हुई थी, ये मेन आपके लिए इन्फॉर्मेशन वाली बात हो गई। नाउ कोटक महिंद्रा Q2 नेट फॉल्स 7% बट बीट्स स्ट्रीट एस्टिमेट्स। यहाँ पे पहले आप एक छोटी सी बात समझ लें, मैं एक बार नोट कर लेता हूँ बीच में ना। यहाँ पे हुआ क्या है, कोटक महिंद्रा
यहाँ पर कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, ये 3 बैंक्स हैं, इन्होंने अपने Q2 की रिपोर्टिंग दी है। Q2 का मतलब मैं एक बार आपको बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता तो, अप्रैल, मई, जून, ये होता है Q1। जून के बाद आपके जो 3 महीने होते हैं, जुलाई, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जे लिखना चाह रहा था, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो 3 महीने होते हैं ये होते हैं Q2 के अंदर। और हाफ ईयर 2 अगर कहीं पे लिखा है, हाफ ईयर 2 का मतलब होता है सितंबर के बाद के 6 महीने, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, अक्टूबर से लेकर मार्च तक ये नेक्स्ट ईयर के आता है यहाँ पर। ना एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी सेम न्यूज़ है। बाय सेम न्यूज़ आई मीन कि सेम नेचर की न्यूज़ है, क्योंकि सब में प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, मतलब रिपोर्टिंग दिखी है। कोटक महिंद्रा का जो है Q2 का नेट प्रॉफिट, नेट मतलब नेट प्रॉफिट फॉल कर गया है 7% से, बट बीट्स स्ट्रीट एस्टिमेट, मतलब कि जितना इनका पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर जो था प्रॉफिट था। अच्छा, इसमें होता क्या है कि ईयर ऑन ईयर क्वार्टर का कंपैरिजन होता है, यानी कि इस साल का जो Q2 है उसका कंपैरिजन होगा कि पिछले साल के Q2 में कितनी रिपोर्टिंग थी, और जो पिछले साल का है उसके पिछले साल के Q2, तो इस तरह से आपका कंपैरिजन चलता है। तो पिछले साल के अगर हम Q2 से कंपेयर करें तो 7% का फॉल है, बट बीट्स स्ट्रीट एस्टिमेट्स। स्ट्रीट का मतलब है कि जनरली लोगों का कितना एस्टिमेट था, और लोगों भी यहाँ पे नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे ब्लूमबर्ग का कितना एस्टिमेट था, क्योंकि ब्लूमबर्ग ही जनरली इन्वेस्टमेंट करता है। मैं आपको नीचे भी दिखाऊंगा, दोनों के अंदर ब्लूमबर्ग ही है। तो ब्लूमबर्ग ने कुछ एस्टिमेट्स निकाले थे, कुछ एनालिस्ट को बुलाया था, और उनका जो भी उनका मतलब जो इनको लगता था, उनका जो प्रिडिक्शन था उसको एवरेज लिया था सबका। तो 16-17 एनालिस्ट थे, तो उनका जो एवरेज था वो उससे ऊपर ही है जितना इनका प्रॉफिट रहा है। अगर हम डिटेल्स की बात करें तो थोड़ा जूम करना पड़ेगा। 2032 करोड़ के जो है इनके प्रॉफिट पहले थे, एंड मतलब सॉरी 2032 करोड़ के इनके अभी हैं 7% फॉल करने के बाद। और जो एनालिस्ट ने एक्सपेक्ट किया था वो था 116 करोड़ का। तो ये मतलब 13 एनालिस्ट थे, सॉरी 16 नहीं थे, 13 थे। 13 ने एनालिस्ट ने बैठ के जो है रिपोर्ट्स निकाली थी, उनका एवरेज 1860 के आसपास आया था। तो और पिछले साल के अंदर 2184 करोड़ था, जो 7% फॉल करके 2032 करोड़ पे आ गया। तो ये बेसिकली बहुत बेसिक सी न्यूज़ है, इसके अलावा कुछ खास इसके अंदर लिखा नहीं है। इनकी सेल्स कहाँ कहाँ बढ़ी है, इनके क्या क्या मेन कारण रहे कि क्या फॉल हो सकता है, मतलब कि क्यों फॉल हुआ होगा, तो ये बता रखा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पूरे ओवरऑल मिला के बोला यही गया है कि बैंकिंग एक हेल्दी स्पेस के अंदर, आपको ऊपर भी दिख रहा होगा, बैंक इन अ हेल्दी स्पेस डिस्पाइट हायर प्रोविजंस, टेक्स कंफर्ट फ्रॉम अपॉर्चुनिटीज एंड एन एनवायरमेंट कंडूसिव टू ग्रोथ। बहुत बेसिक सी बात है, अगर स्टॉक मार्केट के अंदर जो ना बूम रन चल रहा है, तो सीधी सी बात है, दो फायदे होते हैं बैंक को। बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन कॉस्ट उसको बहुत ज़्यादा मिलती है। मैं नीचे दिखूंगा अभी एक्सिस बैंक के, मतलब नीचे दिखाऊंगा अभी, एक्सिस बैंक का काफ़ी अच्छा रेवेन्यू फीस इनकम से आया है। तो फीस इनकम का मतलब ये होता है कि ब्रोकरेजेस जो आपको मिलती हैं और वो सब चीज़ें मिलती हैं, तो वो बढ़ गई हैं यहाँ पर। तो वो सब चीज़ें हैं, और हायर प्रोविजंस डिस्पाइट, मतलब कि एक बुरा फैक्टर ये है कि हायर प्रोविजन इनको रखने पड़ रहे हैं, क्योंकि कोविड जैसा टाइम अगर वापस से आ जाता है तो इनके जो NPA हैं, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट हैं, वो बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए प्रोविजन यानी कि बैड डेट बढ़ सकते हैं, तो प्रोविजन उनको जो है बढ़ा के रखने पड़ेंगे अपने। तो आज की डेट में जो प्रॉफिट उनका हो रहा है उसी में से उसको प्रोविजन रखना पड़ेगा। तो प्रोविजन रखने की वजह से उनका जो रियल प्रॉफिट जो दिख रहा है लास्ट में आके, वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बुरी फैक्टर है। और अच्छा फैक्टर ये है कि इकोनॉमी में बूम रन चल रहा है, तो बैंक्स को बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा होता है। मैं एक बार नोट कर लेता हूँ और आगे बढ़ते हैं। 18 और आपका चलते हैं पॉलिसी पेरेंट्स IPO, पॉलिसी बाजार पेरेंट्स IPO टू ओपन ऑन November 1 at 9:40 9:80। बहुत बेसिक सी बात है, हमने पहले देखा भी था। पॉलिसी बाजार का पेरेंट एक कंपनी है PB फिनटेक। PB फिनटेक के बेसिकली दो काम है, आपने दोनों सुने होंगे। पहला काम है पॉलिसी बाजार, जो इंश्योरेंस कंपनी के अंदर आपको पता ही है, और दूसरा काम है पैसाबाजार.com। तो जी हाँ, इनका ये भी है, पैसाबाजार.com भी इन्हीं का ही है। और उसके ऊपर वही स्टॉक ब्रोकरिंग ऐप है, और काफ़ी सारी जो सर्विसेज होती हैं डिस्काउंट ब्रोकर वाली, वो सारी वो जनरली प्रोवाइड करते हैं ना। यहाँ पर जो है इनका IPO आने वाला है November 1 को। हमने कल देखा था नायका का भी IPO आ रहा है, और नायका का IPO November 1 को ही क्लोज होने वाला है। October 28 को खुलेगा, November 1 को लास्ट डे है उसका। सो उसके उसी दिन आ जाएगा ये भी, आपका सेम डे IPO आपका आएगा। और लास्ट डे सबसे ज़्यादा IPO के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो उस दिन लोग ज़्यादा से ज़्यादा नायका को ही खरीदेंगे। तो हो सकता है कि पॉलिसी बाजार पे इसका बुरा इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि फर्स्ट डे इसमें खरीदारी कम हो सकती है। खैर उससे हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। 940 से 980 की इसकी रेंज हो सकती है। एंड पैसा बाजार के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे और पॉलिसी बाजार के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ पे ये दिया हुआ है इस पैराग्राफ के अंदर, और मतलब इस पूरे यहाँ पे सेगमेंट के अंदर। और इसके अलावा अगर आप देखें तो नीचे आपको दिखा हुआ है कि BRLM कौन रहेंगे। BRLM अगर आपको नहीं पता तो बुक रनिंग लीड मैनेजर होता है इसका मतलब। ये बेसिकली कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक्स और वैसे बैंक्स होते हैं, कॉर्पोरेट बैंक्स, जिनको कंपनी हायर करती है अपने IPO के टाइम पर। और हायर कर क्यों करती है, क्योंकि वो अपना IPO का एक प्रोसेस होता है बुक रनिंग या बुक मैनेजमेंट या बुक बिल्डिंग,
आप बोल सकते हैं। तो उसको कंडक्ट कराने के लिए कुछ बैंक्स को वो हायर करती है, और ओवरऑल आईपीओ का प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन तरीके से हो सके, ठीक से हो जाए, और कुछ आगे जाके हमें फॉल्ट ना देखने पड़े, फेस करने पड़े, तो उस वजह से ये हायर करती है। तो ये सब जो है सारे इसके अंदर बैंक्स हैं, आप चाहे तो बढ़ भी सकते हैं। होता क्या है कि ऐसे अगर जैसे काफ़ी सारे अब आईपीओज आ रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ बैंक्स होंगे जो कॉमन है, तो उनकी फ़ीस फ्यूचर के अंदर बढ़ने वाली है। तो हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर वो अपने शेयर्स के ऊपर डिविडेंड दे, तो इनका शेयर प्राइस के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आप जो है इसको एक मतलब इग्नोर ना करें कि कौन से बैंक्स हैं, तो इससे हमें फ़र्क पड़ना चाहिए। एंड एक बार अगर हम निफ्टी सेंसेक्स देखें तो निफ्टी सेंसेक्स बढ़े हुए 2100 के आसपास पहुंच गया, और सेंसेक्स कल वापस से 6100 लेवल क्रॉस कर गया, 61,000 के लेवल्स क्रॉस कर गया, 61,350 के आसपास चल रहा है। तो हमने ये पूरा देख लिया यहाँ पर। Now, Axis Bank net soars to a record, expects better growth in H2। बहुत बेसिक सी बात है, एक्सिस बैंक आपको पता ही है प्राइवेट बैंक के अंदर काफ़ी अच्छा बैंक रहता है ना। इसके अंदर इनका जो नेट है, नेट मतलब अगेन नेट प्रॉफिट जो है, सोर्स टू अ रिकॉर्ड, यानी कि अब तक का सबसे हाई पे चला गया है। एक्सपेक्ट्स बेटर ग्रोथ इन H2, यानी कि जो इसके बैंक है, मतलब जो मैनेजर है इसके, MD चौधरी हैं, चौधरी इन्होंने नाम लिखा है यहाँ पर। तो ये जो है ये बोलना चाह रहे हैं कि H2 के अंदर तो और भी अच्छी ग्रोथ वो एक्सपेक्ट करते हैं। टू फोकस ऑन SMEs एंड मिड कॉर्पोरेट सेगमेंट, SME मतलब स्मॉल एंड मिडिल स्केल जो एंटरप्राइज होती हैं, उनके ऊपर वो फोकस करेंगे, क्योंकि उनका जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस का रेवेन्यू ज़्यादा होता है और नंबर कम होता है। वही बात है, उल्टी बात हो जाएगी यहाँ पर, रेवेन्यू उनको यहाँ से कम मिलेगा बट इनका नंबर ज़्यादा है। एंड मिड कॉर्पोरेट सेगमेंट मतलब वही कि आपका मिड स्केल जो सब कंपनीज हैं उन सब के अंदर ही डील करने की कोशिश करेंगे ज़्यादा। ना ये तो एक कहने वाली बात हो गई, बट अब जो मेन रीजंस हैं वो आपको बताऊँ, इन्होंने खुद ही यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। हेल्दी फी इनकम एंड लोअर प्रोविजंस हेल्प लेंडर रिपोर्ट 86% राइज इन सेप्टेम्बर क्वार्टर, यानी कि पिछले साल से 86% राइज इनकी हुई है। मैंने आपको बताया था सेप्टेम्बर क्वार्टर का मतलब ये हुआ अप्रैल मई जून फर्स्ट, जुलाई अगस्त सितंबर, ये सेकंड क्वार्टर होता है। तो पिछले साल के सेकंड क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करते हैं तो प्रॉफिट 86% बढ़ा है। तो यार एनालिस्ट पोल्ड बाय ब्लूमबर्ग एस्टिमेट्स नेट प्रॉफिट ऑफ 2649 करोड़, मैंने आपको बताया था ब्लूमबर्ग ही चलता है हर जगह, और 2649 करोड़ के आसपास का उन्होंने एक्सपेक्टेशन किया था। द लेंडर रिपोर्टेड प्रॉफिट्स ऑफ 1682 करोड़ इन द सेम ईयर लास्ट ईयर, मतलब अभी के टाइम पे इनकी प्रॉफिट है 3133 करोड़, और एक्सपेक्ट इतना था जो कि ब्लूमबर्ग एक्सपर्ट हैं 2649 करोड़, और पिछले साल तो सिर्फ इतना ही था, 1682 करोड़ ही था आपका। तो ये बेसिकली इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर इनका था। सो ये हो गया बेसिकली, हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे प्रॉफिट इनके 86% बढ़ गए हैं, बट रीज़न क्या है? रीज़न मेन है आपका हेल्दी फी इनकम। हेल्दी फी इनकम का मतलब ये है ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो होती है। अगर आपने, मैं आपको बहुत ही बेसिक बात बताऊँ, जैसे मैंने भी DU के लिए अप्लाई किया है, मेरे को कॉलेज एक मिल भी गया काफ़ी अच्छा, तो आपको पता ही होगा वैसे नाम आप तो उसके अंदर बेसिकली क्या है कि जैसे मैंने फीस उसकी भरी, उसका जो छोटा सा एक पार्ट है वो बैंक को भी गया, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है। तो ऐसी जो कॉस्ट हैं, और आपको डिमांड ड्राफ्ट आपने कोई बनवाया, अपने इंटरनेट बैंकिंग की अपनी सर्विसेज को स्टार्ट करवाया, तो उसमें जो छोटी छोटी कॉस्ट होती हैं ऐसी, तो बैंक को वो मतलब वो एक मेजर फैक्टर है इस बैंक के कंट्रीब्यूशन के अंदर। यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला ये है कि पर पर्सन जो है ये वाला रेवेन्यू बहुत कम होता है। तो अगर पर पर्सन रेवेन्यू कोई चीज़ कम हो रही है और वो इसके मेजर रेवेन्यू के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उनके जो नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इस तरह से आप इसको देखते हैं, और नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स को एनालाइज करना, मतलब अगर आप कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो इसको ना भूलें। तो हमने जो है देख लिया, मैं एक बार नोट कर देता हूँ टाइम स्टैम्प को। ना अगर आगे चले तो आपको बजाज फाइनेंस प्रॉफिट राइजेस 53% ऑन स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ इन Q2। बहुत बेसिक सी बात है, वही इन्होंने रिपोर्टिंग दी है अपनी फाइनेंशियल्स की, Q2 की रिपोर्टिंग दी है, यानी कि अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड क्वार्टर। तो सेकंड क्वार्टर की इन्होंने रिपोर्टिंग दी है, इनके पिछले साल के सेकंड क्वार्टर से 53% प्रॉफिट बढ़ गया है। स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ के चलते ये चीज़ हुई है, यानी कि ये जो लोग लोन दे रहे हैं, मतलब कि जो कमर्शियल लोन देते हैं, प्राइवेट लोन देते हैं, हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन, ये लोन वो लोन, तो उनके ऊपर जो इनको इंटरेस्ट रेट मिलता है वो मेन फैक्टर है इनके क्वार्टर, मतलब जो इनका क्वार्टरली प्रॉफिट है उसके बढ़ने का। तो यहाँ पे रीज़न आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे रीज़न था कि हेल्दी फी इनकम हुई, और यहाँ पे है कि इंटरेस्ट रेट से जो इनकम हो रही है वो हुई। अच्छा, यहाँ पर आपको एक और बात समझनी है कि यही दो मेन इनकम्स होती है बैंक की, नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट इनकम, दूसरी आपकी ये फीस इनकम भी किसी किसी बैंक की ज़्यादा होती है, फीस इनकम काफ़ी कम ही होती है मेजॉरिटी बैंक्स की। अब यहाँ पे देख लीजिए रूरल बिजनेस लैंडिंग सर्विसेज 80%, यानी कि रूरल सेगमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये बिजनेस सेगमेंट के अंदर, रूरल सेगमेंट के अंदर लैंडिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। 6.33 मिलियन के इन्होंने नए लोन दिए हैं। आप
फ्रॉम 3.62 मिलियन ईयर को, यानी कि 3.62 के पिछले साल दिए थे और 6 डबल हो गए, ऑलमोस्ट डबल के आसपास चले गए। तो लेड बाय स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ इनका जो है 53% का इंक्रीज आया। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट के अंदर नेट प्रॉफिट इंक्रीज टू 1481 करोड़ इन द सेकंड क्वार्टर फ्रॉम 965 करोड़ ईयर को। पिछले साल 965 था एंड अभी 1481 हो गया है। बहुत बेसिक सी बात है। अब आपको एक कमेंट में ये बताना है कि AUM का मतलब क्या होता है, और दूसरा कमेंट आपको ये बताना है कि ये जो पॉलिसी बाजार का IPO है तो वो उसके ऊपर भी ऐसा ही डिटेल एनालिसिस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये भी आपको जो है कमेंट करके बताना है। सो अभी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और हमारा जो है पूरा डिस्कशन हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर जैसे PDF आज नहीं मिल रही थी तो आज PDF किसी ने सेंड कर दी, तो ऐसे हो सकता है कि आपके पास भी कुछ अगर डाउट हो या कुछ भी चीज़ हो तो आप उसके ऊपर शेयर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।